हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो अगला पार्ट है उसको प्रोसीड करने जा रहे हैं। आज हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। 10th में जो आप लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उससे आगे काम नहीं चलेगा। आज हम लोगों को 11th क्लास में जो अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसको सीखेंगे। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं आपको कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, पहले इसको जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी तत्व का जो परमाणु है यानी एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ठीक है, और ये भी हम बता दिए हैं कि किस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कितना होता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व के परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित विभिन्न ऑर्बिट्स में, शेल में इलेक्ट्रॉनों का जो सजावट है, अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट के रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी किसी भी परमाणु में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऊर्जा स्तर है, कक्षा है, यानी जिसको हम शेल बोलते हैं, तो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन सजा हुआ है, किस तरह से सजा हुआ है, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको जो प्रदर्शित किया जाता है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज हम चलते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले उसमें कुछ रूल्स है, उस रूल को हम बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। यह हो गया आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल। यहां मैं साइड में लिख रहा हूं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ मतलब होता है एक एक करके जोड़ना। यहां मैं लिखने जा रहा हूं, देखेंगे आप लोग 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p रहने देते हैं। देखिए, ये जो है वो कुछ अलग चीज नहीं है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। यहाँ जो मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, ये सब क्या है, ये कक्षाओं का नंबर है, इन शेल्स का नंबर है। यानी किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, मैंने कहा था कि इसको हम लोग KLMNOP या फिर 1 2 3 करके शो करते हैं। तो ये 1 मतलब पहला सेल, 2 मतलब दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, इस तरह से सो ऑन। और ये SP जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, वो अलग अलग शेल में उपस्थित सब सेल है, यानी उप कक्षा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला शेल जो है, कक्षा, उसमें एक ही उप कक्षा होता है, एक ही सब सेल होता है जिसका नाम था S। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। दूसरा जो शेल है उसमें 2 सब सेल होते हैं, S और P, तो ये 2S और 2P का मतलब वही हुआ। तीसरा सेल में 3 सब सेल होते हैं, 3S 3P 3D का मतलब वही हुआ। चौथे सेल में 4 सब सेल होते हैं, 4S 4P 4D 4F का मतलब वही हुआ। और मैंने बताया था कि चौथे सेल के बाद आगे जितने भी शेल होते हैं उन सब में नंबर ऑफ सब सेल उतना ही होगा जितना कि चौथे सेल में, यानी सब में 4 होगा। यानी 5s 5p 5d 5f 6x 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। लेकिन 6f और ये 7 वाला जो है उसको f तक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास जितना भी नोन एलिमेंट्स हैं, जितना भी अभी तक ज्ञात धातु है, ये मतलब तत्व है, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अंदर में ही आ जाता है। इसलिए 11th के बुक में भी इतना तक ही दिया रहता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को क्या काम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबको जोड़कर एक रास्ता तैयार करते हैं, क्योंकि ऑफ बाउ का मतलब ही होता है एक एक करके जोड़ना। तो ये अलग अलग शेल है, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड और थर्ड, तो सबको जोड़ के एक हम लोग रास्ता, वे, रोड तैयार करेंगे। देखते हैं कैसे होता है।
ये देखिए, ये सब पे तीर चला दिए हम। अब सबको जोड़ना है। सपोज ये तीर है, ये रास्ता है, अलग अलग रास्ता था अभी, ये पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता। इसको थोड़ा सा हम और ये कर देते हैं यहाँ पे, जिससे लगे कि कटा हुआ है 2p। इस तरह से है कुछ। अभी जब नोट करेंगे इसको तो बिल्कुल वो आर पार होना चाहिए। अब देखिए, तो ये अलग अलग रास्ते हैं, सबको जोड़कर हम लोग एक रास्ता तैयार, इन दोनों को डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। ये देखिए, ये दोनों रोड जुड़ गया। फिर इसको डॉटेड लाइन से देखिए, यानी ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। यहां पे देखिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से रास्ता है, इस तरह से कुछ रास्ता है इसका जाने का। यानी यहां से शुरू करेंगे, ऐसे आएंगे, फिर पगडंडी पकड़ के यहाँ पे, फिर दूसरे रास्ते पे यहाँ जाएंगे, इंड करेगा, फिर इसको पकड़ के इस रास्ते पे आएंगे, ये भी यहाँ पे इंड करेगा, ये डॉटेड लाइन पकड़ के यहाँ पर जाएंगे, ये भी यहाँ पर इंड करेगा। इस तरह से सोम, इस तरह से, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ये हम लोग का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ध्यान से देखेंगे सब। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सोडियम का। कितना होता है? 11 होता है उसका। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का सजावट होता है। और इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग को कैसे पता चलेगा? एटॉमिक नंबर से। कल पढ़ाए थे हम कि किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रॉनों के नंबर की। तो देखिए, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा देख लेते हैं हम। देखिए, सोडियम यहां से चलना शुरू करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और इसको इस रास्ते को पकड़ के चलते जाना है। रास्ते में ये सब जो है, सपोज कीजिए सब इलेक्ट्रॉन को लेने वाले हैं, मांगने वाले हैं। जब यहां से कोई एलिमेंट चलेगा तो उसको बीच रास्ते में जो जो मिलते हैं उन सबको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है। तो सपोज कीजिए सोडियम यहां से चलना शुरू किया। जब वो इस रास्ते पे आगे बढ़ा तो सबसे पहले उसको कौन मिला? 1s मिला। ये देखिए 1s। और मैं बता दूं कि सबको डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। कहने का मतलब है कि s यहां पे लिख दे रहा हूं मैं साइड में, ये देखिए, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखिए s जो है उसका कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, p का कैपेसिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन रखने का, d का 10 और f का 14 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है। ठीक है। तो इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सोडियम जो है सबको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते चलेगा। तो जब सोडियम आगे बढ़ता है तो सबसे पहले 1s मिलता है। s का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन रखने का है? 2। तो सोडियम उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पर देखिए उसका पोजीशन, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सोडियम ये पगडंडी पकड़ के दूसरे रास्ते पे आएगा, और उस रास्ते पर जब आगे बढ़ेगा तो उसको दूसरा जो है मांगने वाला वो क्या मिलेगा? 2s। ये लीजिए 2s। s का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन रखने का है? 2 इलेक्ट्रॉन। उसको भी सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके बाद जब यहां चलेगा तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये पगडंडी पकड़ के वो आगे चलेगा तीसरे रास्ते पे। जब तीसरे रास्ते पे जाएगा तो सबसे पहले इसको कौन मिलेगा? 2p मिलेगा। ये 2p रख दिया। और p का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन रखने का है? 6। तो ये सोडियम उसको 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। आगे जब बढ़ेगा तो उसी रास्ते में उसको 3s भी मिलता है। ये देखिए 3s। s का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन रखने का है? 2। लेकिन सोडियम के पास मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन बच चुका है। कैसे? तो देखिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, अब देखिए कितना डोनेट कर चुका है? 6 to 8 to 10, यानी 11 इलेक्ट्रॉन था जिसमें से 10 वो क्या कर चुका है? डोनेट कर चुका है। तो उसके पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन बचा है उतना ही देगा। वैसे कि सोडियम का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने का है, लेकिन सिंस मतलब s का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने का है, लेकिन सिंस सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। और इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। आप जो बोर्ड में लिखते थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आप लिखते थे वो भी देखिए इसमें हम आपको दिखला देते हैं। ये जो अलग अलग कैटेगरी है, ये 1s का मतलब क्या हुआ? पहला सेल में जो सब सेल है तो उसको अलग कर दीजिए। 2s और 2p जो है वो अलग सेल को दिखाता है, दूसरे सेल को दिखाता है, उसको भी अलग कर दीजिए। और 3s तीसरे सेल को,
इसको K बोलेंगे, इसको L बोलेंगे, इसको M। ये KLM कुछ अलग नहीं है। पहले आप जानते हैं ना कि पहला शेल को हम लोग K से या 1 से डिनोट करते हैं, तो ये हुआ। दूसरे को L से, तीसरे को M से। अब देखिए पहला सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है टोटल 2, दूसरे सेल में 6 और 2 8, तीसरे में 1। यही आप बोर्ड में लिखते थे 281। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 11th के अकॉर्डिंग ऐसा, बोर्ड के अकॉर्डिंग ऐसा। लेकिन हम लोगों को अब इसका ही जरूरत पड़ेगा, इसको आप छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इसका आगे जरूरत हम लोगों को नहीं होगा। हम लोगों का जब जरूरत होगा तो ऊपर वाले का ही जरूरत होगा। और भी आप इतना सीख लेंगे। देखते हैं कैल्शियम का 20 होता है, उसका एटॉमिक नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 20 हो गए। कैल्शियम यहां से चलना शुरू करेगा। सबसे पहले उसको रास्ते में कौन मिलेगा 1s। एस का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन रखने का है 2, उसको कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ये पगडंडी पकड़ के आगे जाएगा। दूसरे रास्ते में जब जाएगा तो उसको दूसरा में मांगने वाला मिलेगा 2s। एस का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने का दे देगा उसको। यहाँ रास्ता ब्लॉक, फिर इसको पकड़ के यहाँ जाएगा डॉटेड लाइन को। तीसरे रास्ते पे इसको सबसे पहले 2p मिलेगा। p का कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन रखने का है, उसको दे देगा। आगे जब वो बढ़ेगा तो उसको 3s भी मिलेगा। लीजिए 3s को वो उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। आगे जब बढ़ेगा तो फिर यहाँ रास्ता ब्लॉक हो जाता है, डॉटेड लाइन पकड़ के आगे जाएगा। इस रास्ते पे आगे बढ़ेगा तो उसको कौन मिलेगा सबसे पहले 3p मिलेगा। ये इसको भी घेर दे रहा हूं मैं, ये देखिए 3p। 6 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है, 6 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया गया। जब आगे बढ़ा गया तो देखता है कि उसको 4s भी मिलता है। 4s का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन रखने का था 2 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट करके देखिए 20 हो गया। कैसे 2 2 4 16 2 12 6 18 और 2 20। कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 20 इलेक्ट्रॉन थे, और इसने सबको बांट दिया। यानी ये अरेंजमेंट शो कर रहा है कि भाई फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर तीसरे जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और चौथे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी को बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाहते हैं तो सबको कैटेगराइज कर दीजिए। पहला मतलब K सेल, दूसरा मतलब L, तीसरा मतलब M, चौथा मतलब M। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 to 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2। ये बोर्ड में लिखते थे आप 2 8 8 2। तो आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग हो गया, आप 11th के अकॉर्डिंगली। लेकिन आपको अब ध्यान देना है 11th वाला में, क्योंकि अगर आप हर किसी को इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे तो आगे आप फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। इसलिए आपको इसको आप भूल जाने का है। आपको ऊपर वाला जो अबाउट प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग ही चलने का है। और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे आयरन लेते हैं। 26 होता है इसका, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। काउंट कीजिए, देखिए आ जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। ठीक है, तो Fe में जो है 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबका अरेंजमेंट देखिए। अब देखिए यहीं पे अगर आप बोलेंगे कि आप कैटेगराइज कर दिए इसको बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो फंस जाएंगे। कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि देखिए कैटेगराइज करके दिखाते हैं। 1 वाला को अलग कर दिए, 2 वाला को अलग कर दिए, लेकिन ये देखिए 3, ये 3s 3p के बाद 4s घुसा हुआ है, इसके बाद फिर 3d लिखा हुआ है। तो ये 3d तो आखिर तीसरे सेल का ही सब सेल है ना, तो आप बीच में आप 4s कैसे काउंट करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होता है, उसको अरेंज करना होता है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3d6 और 4s2, तो ऐसे अरेंज करके तब लिखना पड़ता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अबाउट प्रिंसिपल का सही का तरीका वो क्या है जो हम लोग पहले लिखे थे, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ और भी रूल्स रेगुलेशन है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सबसेल में जाएगा, उसके बाद किस सबसेल में जाएगा। इसके लिए आपको क्वांटम नंबर पढ़ना होगा। तो जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p के बाद 4s में क्यों चला गया था। ये तो मैंने अरेंज कर दिया इसीलिए ना, नहीं तो एक्चुअल पोजीशन 4s का पहले होता है, 3d का बाद में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p के बाद 3d में क्यों नहीं गया, 4s में क्यों गया, उसके बाद फिर घूम के वो 3d में क्यों आता है। तो ये सब के लिए हम लोग को क्वांटम नंबर जाना होगा। तो जब हम लोग क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा। तो आपको देखिए इस तरह से अरेंज करना होगा। अगर इसको अरेंज करते हैं तो कितना होगा, ये K, ये L, ये M, ये M, 2 8 6 6 12 12 और 2 ये 14 और ये 2। तो इस तरह से अरेंज करके लिखना पड़ता है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। कभी पॉलिटेक्निक में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए
ये जो ऊपर वाला अबाउट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको ही आप लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बार बार इसको ये अरेंज करके 10th के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश नहीं करेंगे तो बार बार फंसेंगे। तो मैं फिर इसको पहले जैसा ही लिख दे रहा हूं। 2p के बाद 4s2 और तब 3d6। तो ये जो है यही एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का वो होता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए होंगे। देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, टोटल 4 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक क्रोमियम, दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर और चौथा गोल्ड। तो मैं क्या करता हूं इसमें कि दो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मतलब एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर उसको लिख देता हूं, बाकी दो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और जिस तरह से इस दोनों का होगा उसी तरह से उस दोनों का भी होगा, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो चलते हैं एक्सेप्शन वाला जो है केस वो कैसे सॉल्व होगा। चलते हैं यहां पर लिखते हैं हम लोग। देखिए चलते हैं पहले क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ये देखिए 24 होगा, 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। लेकिन अब कहने का मतलब जब आप रूल के अकॉर्डिंग इस अबाउट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऐसा आता है रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन साइंटिस्ट इसको गलत मानता है, ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो आप बोलेंगे सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ये जो है इसको सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि 4 एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या हुआ कि बाकी जो है वो रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये 4 जो है वो रूल को फॉलो नहीं करते, हल्का सा उसमें डिफरेंस आता है रूल में और जो एक्चुअल उसका होता है दोनों में डिफरेंस आता है, तो वही एक्सेप्शन हुआ। आप बोलेंगे कि भाई ऐसा क्यों आपने लिखा, रूल के अकॉर्डिंग तो ये आ रहा था। जी सही बात है, लेकिन अगर आप वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्रोमियम को अनस्टेबल माना जाएगा, अस्थायी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि कोई भी एटम सबसे अधिक स्टेबल तब होता है जब उसके सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स, सबसेल एक सबसेल में ऑर्बिटल्स बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो उस सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो या तो हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो, यानी पूरा भरा हुआ हो या आधा भरा हुआ हो। तो देखते हैं जरा, अगर ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो देखिए जरा मैं बता दे रहा हूं आपको इस तरह से। ये हो गया आपका 4s का और ये हो गया 3d का, ये 4s और 3d इसको लेके चलते हैं। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में। 3d आप जानते हैं कि s में एक ही ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स बनाया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, भर दिया। 3d आप जानते हैं कि d जो है उसमें आपके टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 ऑर्बिटल और बनाने होंगे, ये लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बना दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए भर दीजिए एक एक करके। अच्छा तो ये देखिए एक तो बॉक्स खाली रहता है, एक ऑर्बिटल उसका जो है फुलफिल नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का क्या कहना था, साइंटिस्ट का कहना था कि कोई भी तत्व किसी भी एलिमेंट का एटम स्टेबल तब होता है जब उसके ऑर्बिटल्स या तो फुल फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। तो ये जो 3d वाला है, ये 4s वाला तो फुल फिल्ड है, इसके पीछे का सभी फुल फिल्ड है, लेकिन 3d वाला ना तो फुल फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड कब रहता है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हाफ फिल्ड आधा भरा हुआ रहता है। या फिर अगर सब में 2 इलेक्ट्रॉन रहता, 10 इलेक्ट्रॉन होता तो वो फुल फिल्ड कहलाता है, लेकिन यहाँ तो 4 है, ठीक है। यानी डी का कैपेसिटी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रखने का है, लेकिन इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी ना तो 10 है और ना ही 5 है। 10 का हाफ 5 होता है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन रहता तभी स्टेबल होता है, या 10 इलेक्ट्रॉन रहता तब स्टेबल होता है, जबकि क्रोमियम के पास से 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो 5 है ना तो 10 है। तो ऐसे कंडीशन में इसको अनस्टेबल माना जाता है। तो स्टेबल क्या होगा, ये वाला कंडीशन। देखिए इसको देखिए बनाते हैं, 4s एक ऑर्बिटल और ये d का 5 ऑर्बिटल्स,
1 2 3 4 5। पहले कंडीशन का जैसा था वैसा लिखते हैं, इसके बाद उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। देखिए ये पहले का कंडीशन है। अब अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिया जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s का अगर निकाल के इसमें डाल दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि 4s जो था वो भी हाफ फील्ड रहेगा, क्योंकि 4s का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने का होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो ये हाफ फील्ड रह जाएगा। और इसका एक इलेक्ट्रॉन का 3d में शिफ्ट कर जाने की वजह से इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि d का कैपेसिटी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रखने का है, जिसका आधा हुआ 5। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑर्बिटल यानी किसी भी सबसेट के ऑर्बिटल जब फुलफिल होते हैं तब वो स्टेबल होते हैं, या फिर हाफ फिल होते हैं तब स्टेबल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर जाने की वजह से ये 3d जो है हाफ फिल्ड हो जाएगा और ऐसे कंडीशन भी अधिक स्टेबल होगा। इसलिए क्रोमियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नीचे वाले को हम लोग मानते हैं, ऊपर वाले को नहीं। जबकि रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन उसको हम लोग गलत मानते हैं। लेकिन यहां भी कुछ समझदारी से काम लेना है आपको कि ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है। आपको उसको भी याद रखना है। कैसे? क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में चैप्टर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं सबका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना सीखेंगे। अभी आप लर्न कर लेते होंगे, लर्न करेंगे तो लर्न नहीं कर सकते उतने 115 एलिमेंट्स हैं नोन एलिमेंट। अब कौन किस एलिमेंट का ग्रुप नंबर कौन है, क्या है और किसका पीरियड नंबर क्या है, आप कितना लर्न करेंगे। लर्न कर भी लिए तो 4 दिन के बाद फिर से आप भूल जाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और उस फॉर्मूला को अगर आप जान जाएंगे तो आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल सकते हैं। तो वहां भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है। और जब हम लोग वहां पर क्रोमियम का ग्रुप नंबर निकालने लगेंगे और उस समय जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन आता है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नीचे वाला का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका गलत आंसर आएगा। तो इसलिए ऊपर वाला जो रूल के अकॉर्डिंग जो जिसको हम लोग गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान रहे हैं उसको भी आपको ब्रेन में रखना होगा। और ये चीज भी रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भाई क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑप्शन चार्ट को दिया रहता है, तो आप नीचे वाले में टिक मारेंगे। लेकिन पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप नंबर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे उस समय हमको ऊपर वाले का इस्तेमाल करना है, नीचे वाले का नहीं, अन्यथा आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए। अब हम कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉपर का 29 होता है एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखते हैं इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये जो है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रूल के अकॉर्डिंग। काउंट कर लीजिए 2 to 4 16 to 12 6 18 to 20 और 9 29। लेकिन क्रोमियम की तरह कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको भी रॉन्ग माना जाता है, इसको सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं माना जाता। ठीक है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो यही आएगा, लेकिन इसको भी गलत मानते। क्यों? क्योंकि जरा 3d को देखिए, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 9, जबकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कब वो स्टेबल होगा, या तो d में 10 इलेक्ट्रॉन रहता तब स्टेबल होता है, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन रहता तब स्टेबल होता है। जबकि इसके पास अभी 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी न तो d ऑर्बिटल फुल फिल्ड है न हाफ फिल्ड है, तो इसलिए इसको सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मानेंगे। तो कैसे मानेंगे ये देखते हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, यानी s का जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको शिफ्ट कर देंगे 3d में। ऐसा करने से s जो है वो भी हाफ फील्ड रह जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने का होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट कर भी गया तो भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी हाफ फील्ड रहेगा, तो स्टेबल रहेगा। और s का एक इलेक्ट्रॉन, ये जो s का एक इलेक्ट्रॉन है अगर d में शिफ्ट हो जाता है तो उसका जो 9 इलेक्ट्रॉन था वो कितना हो जाएगा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3d जो है वो फुलफिल हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जो कॉपर है वो ऊपर वाले के कंडीशन से अधिक स्टेबल माना जाएगा। इसलिए हम लोग कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लेते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को नहीं। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग कॉपर का ग्रुप नंबर निकालने में
इस्तेमाल यूज करेंगे और उस समय जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आप ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर नीचे वाले का करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा। तो इस तरह से ये भी आपको ब्रेन में रखना है। तो अगर क्वेश्चन आया कि भाई कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो नीचे वाला लिखेंगे, और अगर पीरियोडिक टेबल में इस्तेमाल करने के लिए आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉपर का तो आप ऊपर वाले का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको ब्रेन में रखना ही होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लोग लिखना सीख गए। ठीक है, अब आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले सकते हैं। याद रखना है कि 4 एक्सेप्शन है, कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर और गोल्ड। तो ये हो गया एक कॉपर, दूसरा था क्रोमियम, तीसरा सिल्वर और चौथा गोल्ड। ठीक है, ये चीज यही है। तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं। तो इसमें मैंने 2 आपको बता दिया, 2 आगे आपको खुद से करने का प्रैक्टिस करना है, तभी सीख पाएंगे आप, तभी नॉलेज में भी आएगा। और ये जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उन सबको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैं कितना भी बता दूं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। तो चलते हम लोग कुछ और भी सीखते हैं। जैसे कि हम लोग चलते हैं, देखिए अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग चलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। तो जस्ट हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे हैं, तो चलिए लगे हाथ हम लोग वैलेंस निकालना भी सीख जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जिसको हम लोग हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए ये संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी अगर आपको पूछा जाए कि बताइए कि भाई किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे सोडियम का, मैग्नीशियम का, किसी का भी, एल्यूमिनियम का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। किसके अकॉर्डिंग? ये हम लोग जो अबव प्रिंसिपल लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग। और देखेंगे कि उसके आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। उसके आउटरमोस्ट शेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हम लोग लेते हैं एग्जांपल, सोडियम से शुरू करते हैं। ये देखिए सोडियम 11 कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। यहां भी लिखा हुआ है, देखिए चलिए पहले लिख लेते हैं। ये 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए इसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, कैसे आप पता करेंगे? ये देखिए 1 2 3 ये लिखा हुआ देख रहे हैं, ये 2 ही है। तो 1 ये 2 दोनों और ये 3। तो ये जो है ना 1 2 3 ये क्या है, शेल को शो करता है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए आप, ये 1 ये 2 ये 3 जो देख रहे हैं क्या है, शेल है। ये 1 मतलब K शेल, ये 2 मतलब L शेल, ये 3 मतलब M शेल। तो बताइए तो आप सबसे आउटरमोस्ट शेल कौन सा होगा? जाहिर सा बात है M होगा। कैसे? तो देखिए ये जैसे न्यूक्लियस है, आप इस तरह से ऑर्बिट बनाते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ निकलते हैं 1 2 3 K L M। तो इसमें आप बताइए कि बाहर वाला सेल कौन सा होगा? ये वाला होगा? ये वाला तो होगा नहीं, हम अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो बाहर वाला सेल मेरा क्या हुआ? 3 हुआ यानी M हुआ। तो इसमें देखेंगे कि सबसे आउटरमोस्ट सेल जो सबसे बड़ा डिजिट रहेगा कोफिशिएंट के रूप में, जो सबसे बड़ा डिजिट रहेगा वही आउटरमोस्ट सेल होता है। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या देख रहे हैं आप? 3 देख रहे हैं। ये ऊपर वाला नहीं देखना है, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं 2 2 6 1 ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। नीचे में कोफिशिएंट जो आप लिखते हैं यानी ये 1 ये दोनों 2 ये 3, तो ये जो है वो शेल को शो कर रहा है। तो सबसे बड़ा डिजिट इसमें 3 है, यानी सबसे आउटरमोस्ट शेल कौन हो गया? 3। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यानी इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटरमोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उसका हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि या फिर यहीं पर देखिए लिखा हुआ है कैल्शियम, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इसमें आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? जाहिर सा बात है 4, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इस कोफिशिएंट में सबसे बड़ा डिजिट जो, कोफिशिएंट किसको बोला जाता है? सबका मीनिंग होता है, देख लीजिए यहाँ पर, सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये X एक एलिमेंट है, आप देखे होंगे
कि जब केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो बैलेंस जब क्या आता है बैलेंसिंग, तो यहाँ पे लिखा जाता है पीछे में, जैसे 2 सोडियम, तो ये 2 जो लिखा हुआ क्या है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। आप मैथ में पढ़ते हैं कि यहाँ पे भी लिखा आता है पावर, कहीं कहीं देखते हैं कि यहाँ पे सबका अलग अलग पोजिशन है। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और ये हो गया कोफिशिएंट। तो बैक में पीछे जो किसी भी एलिमेंट के पहले जो लिखा आता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये सब जो है सब कोफिशिएंट है। तो सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन सा है, 4, यानी ये शेल हो गया ऑटोनॉमस सेल, यानी कोफिशिएंट में सबसे बड़ा डिजिट जो होगा वही ऑटोनॉमस सेल होता है। और ऑटोनॉमस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही, ऑटोनॉमस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2। तो आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द ऑटोनॉमस सेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एलिमेंट। यानी किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक चीज और, एक अलग थोड़ा सा उसका है, ये जो अभी आपने सीखा, जरा क्लोरीन का एग्जांपल देख लीजिए आप। 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, देखिए 17 हो गया। 10 2 12 5 17, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसको कैटेगराइज कर दीजिए 1 2 3, यानी K L M। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया वो कितना हो गया जानते हैं आप, ये 7 हो गया। कैसे, तो देखिए ये 3, ये दोनों 3 ही है, ये दोनों 3 बता रहा है क्या कि 3s3p का मतलब क्या हो गया कि तीसरे सेल में जो 2 सब सेल हैं 3 और 3p, तो ये आखिर 3s और 3p दोनों तीसरे सेल के ही अंदर है ना, इसलिए दोनों को काउंट करना होगा। यानी 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो हो गया आपका 7। यानी एक शेल के अंदर जितने भी सब सेल होते हैं उस सब सारे सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबको आपको ऐड करना होगा। जैसे आप सोडियम के केस में लिखे थे तो तीसरा सेल में एक ही सब सेल ही था 3s, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन को ऐड किए। कैल्शियम के केस में अगर लेते हैं तो चौथे सेल में बाहर वाला सेल चौथा सेल था, उसमें एक ही सबसेल सी था 4s, इसलिए एक ही को काउंट किए, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन था तो 2 ले लिए। लेकिन क्लोरीन के केस में देखते हैं कि तीसरे यानी m शेल में, तीसरा सेल है m शेल, इसमें 2 सबसेल हैं 3s और 3p, तो 3s और 3p दोनों सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबको ऐड करना होगा। तो इसमें 2 और 5 कितना होता है 7, और इस तरह से क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला सीख लिए। अगले दिन हम चलते हैं वैलेंसी के बारे में, क्योंकि वैलेंसी थोड़ा सा बड़ा होगा, ये सबसे अलग होगा, वहां भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की आवश्यकता होगी, लेकिन क्योंकि हम लोग को सीखा हुआ है तो मेहनत नहीं होगा, तो हम लोग इसको चलते हैं आगे दिन, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे।